हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन इन सेल साइकिल। अभी तक हमने डीएनए एप्लीकेशन देखा कि कैसे एक डीएनए से डीएनए की न्यू कॉपी का फॉर्मेशन होता है और डीएनए एप्लीकेशन की बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। बट आज का वीडियो डीएनए एप्लीकेशन की स्टेप्स पे बेस्ड नहीं होगा। किस पे बेसिकली बेस्ड होगा? उसके रेगुलेटरी पार्ट पे और किस पे, कहाँ सेल साइकिल में कैसे डीएनए एप्लीकेशन को रेगुलेट किया जाता है। अभी तक हमने देखा सेल साइकिल होता है, बेसिकली सेल साइकिल की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। इंटरफेज और एमफेज में हम सेल साइकिल को डिवाइड करते हैं। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज G1 फेज, S फेज, G2 फेज और बेसिकली आपकी G1 S G2 ये किसका पार्ट है? इंटरफेज का। एम फेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये किसका पार्ट हो गया? आपका एम फेज का। सेल साइकिल डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ये एम फेज जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। हम ये स्टडी करते हैं कि एस फेज में अभी तक हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि सेल साइकिल की जो एस फेज में उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, हमने क्या कहा? एस फेज को इसीलिए सिंथेसिस फेज के अकॉर्डिंग उसे एस फेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी फेज में डीएनए एप्लीकेशन होता है, एक डीएनए की एक नई कॉपी का फॉर्मेशन होता है। ये देखा हमने। बट उसकी मैकेनिज्म क्या होगी? कैसे सेल साइकिल डीएनए एप्लीकेशन को, मैकेनिज्म को रेगुलेट करेगा, वही आज हम स्टडी करने वाले हैं कि हर फेज के सीडीके साइक्लिन्स क्या रोल प्ले करेंगे, कैसे डीएनए एप्लीकेशन को रेगुलेट करेंगे, कैसे री एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे। री एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? हमने देखा क्रोमोसोम पे मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। यदि क्रोमोसोम सीक्वेंस है, क्रोमोसोम है आपकी, तो उसमें मल्टीपल ओआरआई साइट्स होगी। ओआरआई साइट्स मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि मल्टीपल ओआरआई साइट्स से डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। तो क्या हर एक ओआरआई साइट से, ओरिजिन पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा एक ही सेल साइकिल में? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। एक सेल साइकिल में एक डीएनए रेप्लिकेट होगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, सेल साइकिल एंड हो जाएगा, देन फिर अगेन ओआरआई पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से नए डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो क्या कह सकते हैं इस सिचुएशन को कि री रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करना। कैसे, कौन री रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा, वही हम आज स्टडी करने वाले हैं। कैसे हम ये कहते हैं कि एक सेल साइकिल में एक बार ही डीएनए रेप्लिकेट होता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा डीएनए रेप्लिकेट हो सके, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे तो मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट्स है। तो क्या एक साथ सारे डीएनए रेप्लिकेट्स हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। एक साथ सारे ओरिजिन पॉइंट से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। एक सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वापस साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, देन फिर अगेन सेल G1 फेज में एंटर करेगी और वापस से सिंथेसिस होगी, फिर एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होगा। यही प्रोसेस चलती है। अब ये प्रोसेस कैसे चलती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगी, कौन से सीडीके साइक्लिन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये सभी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इस फेज में हम देखेंगे दो टर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, प्री आरसी कॉम्प्लेक्स, प्री आरसी और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और प्री आरसी मतलब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। आरसी का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। प्री आरसी कॉम्प्लेक्स ही क्या करेगा? क्रोमोसोम्स या डीएनए पे ओरिजिन पॉइंट जो होता है उसका, ओरिजिन पॉइंट पे प्री आरसी कॉम्प्लेक्स यदि जाके जुड़ गया या प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब अब उस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, लाइसेंसिंग हो चुकी है उस डीएनए की, वो लाइसेंसिंग का फॉर्म होता है प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का जुड़ना। उसे क्या कहते हैं? लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार लाइसेंसिंग हो जाएगी उसकी कि हाँ अब लाइसेंस मिल चुका है उसे डीएनए रेप्लिकेशन का, देन फिर डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो जाएगा, नए डीएनए फॉर्मेशन की वही सेम स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। उसी स्टेप्स के थ्रू क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। बट प्री आरसी कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा, किस सेल साइकिल के स्टेप्स में फॉर्म होगा, कौन उसे स्टिमुलेट करेगा, कौन उसे इनहिबिट करेगा, ये सब हम स्टडी करेंगे।
चले तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि रेगुलेशन, डीएनए एप्लीकेशन का रेगुलेशन सेल साइकिल में कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन फेज तक। किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिकली लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन फेज में कौन एक्टिवेट रहता है आपका? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी का लेवल क्या रहता है? हाई रहता है। लेट माइटोसिस हमेशा, या हम जब सेल साइकिल पढ़ रहे थे, एपीसी का वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें हमने देखा था कि लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन फेज तक आपका एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल हाई रहता है। इस सिचुएशन में सीडीके का लेवल कैसा रहेगा? लो। सीडीके का लेवल कैसा रहता है? कम रहता है। और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल कैसा रहता है? हाई रहता है। ठीक है, अब ये क्या रोल प्ले करेंगे ये हम आगे देखेंगे कैसे रोल प्ले करेंगे। जब लेट जीवन की बात करते हैं, लेट जीवन मतलब जीवन एस ट्रांजिशन फेज या आपकी एस फेज की बात करते हैं, तो उसमें कौन एक्टिवेट हो जाते हैं? सीडीके और साइक्लिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सीडीके और साइक्लिन्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। कब? लेट जीवन में और आपके बेसिकली अर्ली या एस फेज में। इस फेज में कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? सीडीके का लेवल बढ़ने लगेगा। अब ये लेवल कहां तक बढ़ता जाएगा आपका? मिड एम फेज तक, क्योंकि लेट माइटोसिस में तो आपके एपीसी का लेवल बढ़ने लग गया है। मतलब सीडीके साइक्लिन का लेवल कहां तक बढ़ा हुआ रहेगा? आपके एम फेज के मिड तक, या कह सकते हैं प्रोफेज मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है, तो मेटाफेज एनाफेज, तो यहां तक आपका सीडीके साइक्लिन का लेवल कैसा रहेगा? बढ़ा हुआ। और यहां से लेके लेट माइटोसिस से लेके आपके अर्ली जीवन तक, लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन तक किसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इजीली समझ में आ जाएगा कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल कैसे। अब ये क्यों हम स्टडी कर रहे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, कैसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है। ठीक है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो ठीक है, रीजन क्या? डीएनए एप्लीकेशन से इसका क्या रोल है? तो बिल्कुल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए एप्लीकेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रोल क्या है? कोई भी डीएनए है आपका, डीएनए में क्या होगा? सबसे पहले उसकी ओआरआई साइट्स होगी जहां से डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, उस ओआरआई साइट से सबसे पहले कौन जाके बाइंड करता है? एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओआरसी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले ये आपका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये इसका 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड, इसके ओरिजिन पॉइंट से सबसे पहले आके बाइंड करता है ओआरसी कॉम्प्लेक्स। सपोज ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो इससे पहले सबसे पहले कौन आके बाइंड किया? ओआरसी कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो लार्ज मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले ओआरसी आके उस पॉइंट से जाके बाइंड किया ओरिजिन पॉइंट से, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होगा। ओआर से आके बाइंड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं लेट माइटोसिस की और अर्ली जीवन फेज, लेट सेल साइकिल की लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन फेज। मतलब कह सकते हैं ये स्टेप्स चल रही है आपकी जीवन फेज में, अर्ली जीवन की बात करेंगे। कहां पर चल रही है? अर्ली जीवन में क्या होगा? सबसे पहले प्रोटीन प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कहां पे फॉर्म होता है? जीवन फेज में। कैसे फॉर्म होगा वही देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन आएगी CDC6, सेल डिवीजन साइकिल 6 और CDT1। CDC6 और CDT1 ये दोनों प्रोटीन कहां से जाके बाइंड कर जाएगी? आपके बेसिकली ओरिजिन पॉइंट से, डीएनए के ओरिजिन पॉइंट से, ओआरसी कॉम्प्लेक्स से जाके ये दोनों प्रोटीन्स बाइंड कर जाएंगी।
ये आपका ORC कॉम्प्लेक्स, इस ORC कॉम्प्लेक्स से जाके कौन बाइंड कर जाएंगे, CDC6 और CDT1। ये आपके CDT1 और CDC6 दोनों ORC कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड कर गए। जैसे ही ये बाइंड करते जाएंगे CDC6 और CDT1 नेक्स्ट स्टेप में लोड करवा देंगे किसको, MCM प्रोटीन को, CDT1 और ये क्या है, CDC6। कहां जाके बाइंड हुए हैं, ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन फेज तक की। ठीक है, क्या होगा, उससे जाके ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड हुआ, जो कि क्या था, मल्टी प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स था। सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट से ORI सीक्वेंस से जाके बाइंड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटीन्स आएंगे CDC6 और CDT1, सेल डिवीजन साइकिल 6 और CDT1 जो उस ओरिजिन पॉइंट्स है, ये ORC कॉम्प्लेक्स है, जाके बाइंड कर जाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे MCM। ये दोनों CDC6 और CDT1 जैसे ही बाइंड होंगे, नेक्स्ट स्टेप में MCM प्रोटीन को, मिनी क्रोमोसोम्स मेंटेनेंस प्रोटीन MCM, नेक्स्ट स्टेप में किसकी लोडिंग करा देंगे, CDC6 और CDT1 किसकी लोड कराएंगे, डीएनए के ORC सीक्वेंस में MCM को लोड करा देंगे। ये 5' हैंड, ये 3' हैंड, ये 3' हैंड, ये 5' हैंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ORC कॉम्प्लेक्स, ये आपका ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, इसके इस पॉइंट पे CDC6 ज्वाइंट हुआ है और इस पॉइंट पे CDT1। नेक्स्ट स्टेप में कौन आके ज्वाइंट होगा, MCM प्रोटीन। कौन आ जाएगा, कौन लोड करा देंगे, CDC6 और CDT1 लोडिंग करा देंगे इस डीएनए पे MCM प्रोटीन को। किसको, लोड MCM प्रोटीन, MCM मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, जो हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, जिसकी क्या होते हैं बेसिकली 6 पार्ट्स। मिनी क्रोमोसोम्स मेंटेनेंस प्रोटीन के 2 से 7 तक सब यूनिट्स होती हैं। उसकी सब यूनिट MCM2, MCM3, MCM4, लाइक इस टाइप से 6 तक सब यूनिट्स हो सकती है। जैसे ही ये किसकी तरह एक्ट करती है, हेलिकेज एंजाइम की तरह, हेलिकेज एंजाइम की तरह एक्ट करती है। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, अनवाइंडिंग करने का काम करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कौन लोड हो जाएंगे, आपके MCM लोड हो जाएंगे। कहाँ पर, CDC6, मतलब सिंगल स्ट्रैंड पे MCM जाके लोड हो जाएंगे। कहाँ पर, ओरिजिन पॉइंट से ही, ORC सीक्वेंस से जाके लोड हो जाएंगे। MCM भी आके लोड हो चुकी है, CDC6, CDT1 भी लोडेड है, बट अभी MCM एक्टिवेट नहीं है। MCM एक्टिवेट कब होगी, एस फेज में जाके, क्योंकि इसके एक्टिवेशन के लिए इसका फॉस्फोराइलेशन कराना जरूरी है, और फॉस्फोराइलेशन कौन कराएगा, HCD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी एक्टिवेट नहीं है, अभी केवल लोडिंग हुई है। तो ये सब पूरी फेज किसकी थी, आपकी G1 फेज। लेट माइटोसिस या अर्ली G1 फेज में सबसे पहले क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जिसका हमें रेप्लिकेशन कराना था, वो प्रेजेंट तो G1 फेज में भी था। उस पर सबसे पहले ORC कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड कर जाता है। कहाँ पर, अर्ली G1 में ही, अर्ली G1 में ORC जाके बाइंड कर गया, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में CDC6 और CDT1 आते हैं, वो प्रोटीन जाके उस ORC कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो जाती है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से। उसके नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही CDC6 और CDT1 बाइंड होंगे, ये दोनों मिलके किसको लोड करा देते हैं, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन को, जो 6 प्रोटीन हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, 6 सब यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जाके उस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से जाके MCM लोड हो जाती है। MCM हेलिकेज की तरह वर्क करती है, डीएनए की अनवाइंडिंग कराएगी जब इसको एक्टिवेट कर दोगे। ठीक है, अभी एक्टिवेट नहीं है MCM, कब एक्टिवेट होगी वो देखते हैं। अभी MCM जाके कहाँ से बाइंड हो चुकी है, उस ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड हो चुकी है। इसको बोलेंगे, इस टोटल को बोलेंगे प्री RC कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। क्या हुआ, ये प्री RC कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। प्री RC का फॉर्मेशन हो गया,
प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। मतलब कह सकते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी सब यूनिट्स आपकी, CDC6 प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। प्री आरसी में कौन कौन सी सब यूनिट है आपकी, CDC6, CDT1 और नेक्स्ट सब यूनिट होगी MCM मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन। इन तीनों प्रोटीन से मिलकर कौन बना है आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ये थी आपकी अर्ली जीवन फेज की बात। ठीक है, अर्ली जीवन में प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब हमने उस डीएनए की लाइसेंसिंग कर दी है कि हाँ अब इस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, इस पॉइंट से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यही पॉइंट है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं आपके एस फेज की। जीवन फेज से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऐसे कैसे कहाँ ट्रांसफर होगा, एस फेज में। तो ठीक है, हम प्री आरसी कॉम्प्लेक्स को लेकर चलते हैं एस फेज में। प्री आरसी कॉम्प्लेक्स कहाँ मूव करेगा, अब एस फेज में जाएगा। अब एस फेज में क्या होगा, प्री आरसी कॉम्प्लेक्स कहाँ जा चुका है, अब एस फेज में, सेल साइकिल की एस फेज, सिंथेसिस फेज, जहां पर डीएनए एप्लीकेशन होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये 5' एंड, ये 3' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट पे क्या हुआ, OR से आके बाइंड हुआ, CDC6, CDT1, अब ये मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन MCM आके बाइंड हो गई। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये प्री आरसी कॉम्प्लेक्स, प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्री आरसी कहाँ चला चुका है, अब एस साइक्लिन एस फेज में एंटर कर गया सेल साइकिल की। अब क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि एस फेज में किसका लेवल ज्यादा होता है, SCD के साइक्लिन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, SCD के साइक्लिन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। SCD के साइक्लिन्स एक्टिवेट हो गए, ये SCD के साइक्लिन्स क्या करेंगे, CDC6 का फॉस्फोराइलेशन CDC6 का क्या करा देंगे, फॉस्फोराइलेशन, CDC6 का क्या करा देंगे, फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। जैसे ही CDC6 का फॉस्फोराइलेशन होगा, उसकी प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोटियोलाइसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है। जैसे ही प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स एस फेज में एंटर हुआ, एस फेज में SCD के साइक्लिन्स एक्टिवेट हुए, जिन्होंने CDC6 जो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी थी उसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया, उसको क्या कर दिया, प्रोटियोलाइसिस करा दिया। मतलब उसका क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, मतलब वो खत्म हो चुका है, टूट चुकी है। CDC6 खत्म हो चुका है, अब CDT1 बची हुई है। CDT1 क्या होगा, इस स्टेज में इनहिबिट कर देगा SCD के साइक्लिन। किसको इनहिबिट कर देगा, CDT1 को। किसके थ्रू, एक जेमिनिन प्रोटीन होती है, जेमिनिन प्रोटीन। ये जेमिनिन प्रोटीन क्या करती है, CDT1 को इनहिबिट करके रखती है। SCD के साइक्लिन्स क्या करेंगे, जेमिनिन प्रोटीन का लेवल यहां से, जैसे ही जेमिनिन प्रोटीन क्या करेगी, CDT1 को इनहिबिट कर देगी। अब क्यों, क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि क्या जीवन फेज में जेमिनिन प्रोटीन नहीं थी, क्या जीवन फेज में जेमिनिन प्रोटीन CDT1 को इनहिबिट नहीं कर सकती थी? क्यों जेमिनिन प्रोटीन ने एस फेज में ही CDT को इनहिबिट किया? रीजन क्या है, बिल्कुल कर सकती थी, जेमिनिन प्रोटीन का काम ही है CDT1 को इनहिबिट करना। लेकिन जेमिनिन प्रोटीन को डिग्रेड करके रखता है APC। जेमिनिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन कौन कराएगा, APC। एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जेमिनिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन करवा देता है APC। यदि APC का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो जेमिनिन प्रोटीन कैसे हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसकी प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी। और हमको यह पता है कि लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन फेज तक जेमिनिन APC का लेवल बढ़ा हुआ रहता है।
और यदि एपीसी का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब जेमिनिन प्रोटीन का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन फेज तक जेमिनिन प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं, और यदि जेमिनिन प्रोटीन का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, जेमिनिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो गया है, मतलब वो CDT1 को इनिबिट कर ही नहीं पाएगी, और यदि वो CDT1 को इनिबिट नहीं कर पाएगी मतलब CDT1 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एक्टिवेट रहेगा और प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेमिनिन प्रोटीन CDT1 को इनहिबिट करती है और CDT1 प्री आरसी कॉम्प्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, क्योंकि CD66 और CDT1 मिलके ही MCM को लोड कराएंगे। यदि CDT1 ही डिग्रेड हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, तो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स क्या हो चुका है, डिसमेंटल्ड हो चुकी है वो, मतलब प्री आरसी कॉम्प्लेक्स अब डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, तो अब यहां हमें समझ में आ गया कि जेमिनिन प्रोटीन ने CDT1 को इनहिबिट कर दिया, मतलब आपके कौन कौन खत्म हो चुका है, CDT1 भी जा चुका है, इनहिबिट हो चुका है, और CDC6 भी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू प्रोटियोलाइसिस हो चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का क्या हो चुका है, डिसमेंटल्ड हो चुके हैं, डिसमेंटल्ड हो गया है प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। कब तक रीएसोसिएट नहीं हो सकता, वही लेट माइटोसिस से लेके जब तक अर्ली जीवन में ना जाए, क्योंकि रीएसोसिएट के लिए उसे चाहिए CDT1 और CDT1 के लिए उसको चाहिए कि कोई जेमिनिन को खत्म करे, क्योंकि जेमिनिन अगर प्रोटीन रहेगी तो CDT1 तो एक्टिव नहीं रह सकता, वो किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव। और जेमिनिन प्रोटीन को इनहिबिट करके कौन रखेगा, APC, और APC का लेवल कहाँ बढ़ेगा आपका, लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन फेज तक। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं प्री आरसी कॉम्प्लेक्स को, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट कौन करता है, या उसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कौन करता है, स्टिमुलेशन कौन कराएगा उसका, APC। यदि APC का लेवल कैसा होगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल ज्यादा होगा तो प्री आरसी बनेगा। रीजन हमें समझ में आ चुका है, CDT जेमिनिन। यदि CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का लेवल इनहिबिट कौन करेगा, यदि CD के साइक्लिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, CD के साइक्लिन का लेवल मतलब SCD के या MCD के साइक्लिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देंगे, मतलब प्री आरसी कॉम्प्लेक्स क्या हो चुके हैं, डिसमेंटल्ड हो चुके हैं। कब तक रीएसोसिएट नहीं हो सकते, लेट माइटोसिस से लेके अर्ली जीवन तक, मतलब सेल साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक कंप्लीट होगा तब तक एक डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, यही प्रिवेंट करता है डीएनए रेप्लिकेशन, रीरेप्लिकेशन को। SCD का साइक्लिन क्या करवाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। यदि CDC6 का फॉस्फोराइलेशन नहीं कराएगा तो उसकी प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी और डिग्रेडेशन नहीं होगा। SCD का साइक्लिन क्योंकि S फेज में इंटर करते से ही APC का लेवल कम होने लगता है, जैसे ही APC का लेवल कम हो जाता है जेमिनिन प्रोटीन का क्या होने लगता है, एक्यूमुलेशन। जेमिनिन प्रोटीन एक्यूमुलेट होगी, CDT1 को इनहिबिट कर देगी। तो हमें नेक्स्ट स्टेप समझ में आ चुकी है, ये भी हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे, केवल कौन बचेगा, MCM। नेक्स्ट स्टेप पे कौन बचेगा, MCM। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका ORC कॉम्प्लेक्स। ORC कॉम्प्लेक्स की प्लेयर है डीएनए रेप्लिकेशन का, जो आपके थ्रू आउट पूरे सेल साइकिल में बना रहेगा। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ये पूरे आपके डीएनए रेप्लिकेशन है, पूरी सेल साइकिल में बना रहता है। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, की प्लेयर है डीएनए रेप्लिकेशन का। CDC6 खत्म, CDT1 इनहिबिट हो चुका है, दोनों खत्म हो चुके हैं। अब क्या बच रहा है आपके पास, MCM, ठीक है, MCM बची है। SCD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स इस स्टेप में आएगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स,
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स PIC कॉम्प्लेक्स मल्टीपल प्रोटीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, SCD के साइक्लिन क्या करेंगे, MCM का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे और आपके ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। जैसे ही MCM का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा उसकी हेलिकेस एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी, मतलब अब वो क्या कर देगा, डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड को उसको ब्रेक कर देगा और रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हुआ। रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हो गया, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस पे वो मूव करते जाएगा। ये आपके क्या है, MCM प्रोटीन्स डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड सेट पे, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, रेप्लिकेशन जैसे ही होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा प्री इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स PIC कॉम्प्लेक्स, जो मल्टीपल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। PIC कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके ज्वाइन हो जाएंगे कहाँ पे, DNA स्ट्रैंड पे, और क्या करेंगे, रेप्लिकेशन फोक का मूवमेंट कराएंगे। रेप्लिकेशन फोक खुलता जाएगा, डबल स्टैंडर्ड DNA नई DNA का फॉर्मेशन होता जाएगा, मूव करता जाएगा आगे, न्यू DNA का फॉर्मेशन होता जाएगा, न्यू DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता जाएगा आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये था आपका SCD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। क्या देखा हमने, प्री RC कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन में, अर्ली जीवन में बन जाता है। प्री RC कहाँ एंटर कर गया, S फेज में, सिंथेसिस फेज में, जहाँ पे प्री RC का डिसमेंटल्ड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, डिग्रेडेशन हो चुका है प्री RC का, यहाँ बनेगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्री RC का काम ही है वो साइट का पता लगाना जहां से DNA रेप्लिकेशन होगा। उसने लाइसेंसिंग करा दी है, अब आगे का DNA रेप्लिकेशन का काम करेगा SCD का प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आया, प्री इनिशिएटर प्रोटीन्स हैं जो मल्टीपल रिंग लाइट प्रोटीन थी, ठीक है। यहाँ पे हमें सारे स्टेप्स पता है, यही वो सारी स्टेप्स आएगी, DNA इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ये S फेज की ही स्टेप्स है। प्री RC प्री इनिशिएशन बना, प्री वही इनिशिएटर, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन के थ्रू क्या हो गया, दो न्यू DNA की कॉपी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मतलब सिंथेसिस फेज में क्या हो चुका है, माइटोसिस में जाएगी M फेज में, G2M फेज में क्या होगा, सिंगल DNA स्ट्रैंड से दो DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब सिंगल DNA स्ट्रैंड मीन्स सिंगल कॉपी से दो कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये S फेज देखा हमने, जैसे ही M फेज में एंटर होगा, जिससे आपका बेसिकली ये दो DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि रेप्लिकेशन फोक मूव किया था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन स्टेप्स, दो DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, आपके M फेज में। G2M फेज में क्या हो जाएगा, टू स्टैंडर्ड DNA का, टू पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था आपका DNA एप्लीकेशन का रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होता है सेल साइकिल में, कैसे प्री RC कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे प्री इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन किसको रेगुलेट करेगा, APC का रोल क्या होता है, जेमिनिन का रोल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पूरे सेल साइकिल में DNA एप्लीकेशन का यही है कि APC का लेवल, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। APC का लेवल ज़्यादा कब होगा, लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन में किसका लेवल ज़्यादा होगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल ज़्यादा होगा, और CDK का लेवल कैसा होगा, कम होगा। CDK का लेवल कम होगा कहाँ पर, लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन में। क्या इस फेज में जेमिनिन प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा, बिल्कुल होगा। जेमिनिन प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा इस फेज में, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का लेवल हाई है, जेमिनिन को एक्यूमुलेट होने ही नहीं देगी, जेमिनिन को डिग्रेड करके रखेगी। यदि जेमिनिन का एक्यूमुलेशन हो जाता तो प्री RC कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं इस स्टेप में, मतलब जेमिनिन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जेमिनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहाँ पर, लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन में। S फेज में क्या होगा, S फेज में SCD के साइक्लिन का लेवल ज़्यादा,
एससीडी के साइक्लिन का लेवल ज़्यादा, एससीडी के साइक्लिन का लेवल ज़्यादा है, एपीसी का लेवल कैसा है, कम, एपीसी का लेवल कैसा है, कम। जेमिनिन का क्या होगा, एक्यूमुलेशन, जेमिनिन का क्या होगा, एक्यूमुलेशन, फॉर्मेशन, यानी ये जेमिनिन का एक्यूमुलेशन हो गया तो किसको इनहिबिट करेगी, जेमिनिन, जेमिनिन प्रोटीन इनहिबिट करेगी CDT1 को, और यही CDT1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, प्री आरसी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्री आरसी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, दोनों का रोल क्या होता है, कैसे आप री रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। कौन री रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहा है, प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि प्री आरसी कॉम्प्लेक्स यदि एक बार डिसमेंटल्ड हो जाते हैं तो जब तक वो री एसोसिएट नहीं हो सकते तब तक वापस डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। और री एसोसिएट कब होंगे, लेट माइटोसिस या अर्ली जीवन फेज में, मतलब तब तक सेल साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका होगा और प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन अगेन किस स्टेप में होगा, अर्ली जीवन में। तो किसने प्रिवेंट किया, कब प्री आरसी कॉम्प्लेक्स डिसमेंटल्ड होंगे, कौन उसे डिसमेंटल्ड करेगा, कैसे फॉस्फोराइलेशन होगा, कैसे जेमिनिन प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा। आई होप आपको इस वीडियो से सब कुछ क्लियर होगा। यदि ये वीडियो आपके स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।